Hello Smarties, welcome back to SC Educators NCERT Class 9 Mathematics Chapter 6 Lines and Angles. Last part of this video, last exercise, second exercise. आगे बढ़ते हैं. कंसेप्ट हमने देख लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली, बहुत इजी सा चैप्टर है. देखते हैं फर्स्ट सम हमको क्या दिया हुआ है. अब हमने कंसेप्ट में सीखे थे सब करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. वो अगर नहीं समझा है उसको समझ लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको क्या दिया है, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है और y और z इन दोनों का हमको रेशियो दिया हुआ है 3:7. ठीक है ना, सिर्फ y और z का रेशियो दिया हुआ है. तो मैं कैसे कर सकता हूं, सपोज करते हैं इन जो वर्टेक्स है जहां पर यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए, इन वर्टेक्स का नाम दे देता हूं p, q और r. ठीक है ना, तीनों ही वर्टेक्स का मैंने नाम दे दिया है. ठीक है ना, अब लॉजिकली फंडा समझना, y और z कोई भी एंगल, ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं. लेकिन ये जो z के बाजू में एंगल है जिससे ये z लीनियर पैर बनाएगा, वो एंगल कहीं ना कहीं मेरा y के बराबर होगा. लॉजिकली सोचो, मैंने बताया था अभी मैं अगर इस और इसे, इन दोनों को पैरेलल लाइन समझूं तो एक का बाहर और दूसरे का अंदर आपस में इक्वल होगा, यानी ऐसे और ऐसे. ठीक है ना, इसी लॉजिक से मेरा ये एंगल जो है इस y के बराबर होगा, यानी यहाँ y आ जाएगा. आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है. मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल PQC. ठीक है ना, PQC विल बी इक्वल टू एंगल QRE. QRE रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग. ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये अगर y है तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ एंगल QRE इज इक्वल टू y. अब एंगल QRE प्लस एंगल QRF 180 डिग्री है मेरे लीनियर पैर, है ना. देखो ये है, यहाँ है Q, यहाँ है R, यहाँ है E और यहाँ है F. QRE मतलब ये एंगल, QRF मतलब ये एंगल, तो दोनों मिला के कितना हुआ 180 डिग्री. बस वही तो लिखा है. अब QRE तो मेरा अभी जस्ट मैंने देखा y, QRF z के बराबर दिया हुआ ही था, तो y प्लस z कितना हो गया मेरा 180 डिग्री. अब देखो ये 180 डिग्री दिया हुआ है, अब y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो मैं y को 3a, z को 7a ऐसे लिख सकता हूं. हमने पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही देखा था, कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो कॉमन रेशियो लेना पड़ता है. यहाँ कॉमन रेशियो a अल्फाबेट मैंने सपोज किया है. सो ये बन गया 10a इज इक्वल टू 180. सो a की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री. अब अगर a 18 आ गया तो z ढूंढ लेंगे हम. z कितना होगा, 7a था, यानी कि 7 इंटू 18. सो 7 इंटू 18 इज नथिंग बट 70 प्लस 56, दैट इज 126 डिग्री. z मिल गया 126, लेकिन ढूंढना क्वेश्चन के हिसाब से x है. तो ध्यान से देखा जाए तो मेरा ये एंगल, बीच की जो लाइन है ना, इसको इग्नोर करो, इग्नोर बोला है मैंने. ठीक है ना, तो यहाँ एंगल और यहाँ एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, दोनों अंदर की तरफ, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर तो बन रहे हैं, तो x और z तो इक्वल है. इसीलिए डायरेक्ट अगर z की वैल्यू ढूंढ लिए तो मैं x की वैल्यू आराम से लिख सकता हूँ. बट यस, एक दो स्टेप लिखने पड़ेंगे. हम क्या लिखेंगे, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRF. रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू z, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 डिग्री, जो कि हमने फाइंड की थी. दैट्स हाउ यू फाइंड दिस. दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. इजी सम है, लेकिन जो भी चीज़ लिखो उसके रीजंस ज़रूर लिखने पड़ेंगे, वरना टीचर मार्क्स काटेगी. अभी तो बोर्ड्स है नहीं, बोर्ड की चेकिंग थोड़ी लीनियंट हो सकती है. स्कूल के टीचर्स इन चीज़ों पे फोकस करेंगे आपके. इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, ये हमको गिवन है. EF परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, ये जो है वो परपेंडिकुलर है AB के. और GED यानी ये पूरा एंगल, ठीक है ना, GED ये पूरा एंगल मिला के 120. मैंने बहुत बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए, और प्लस यहाँ पे 90 वाला बना हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो. इतना पूरा, ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल है 126 डिग्री. ठीक है ना, तो अब हमको फाइंड करना है सबसे पहले AGE. तो बहुत सिंपल है, देखो समझना, ये दो पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल बनती है ना,
तो पैरेलल लाइन से लेके ट्रांसवर्सल तक, ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल तक, यही ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है। हमेशा पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो अगर ये 126 है तो ये भी तो 126 हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर के चलते, यानी यही पैरेलल से ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल से पैरेलल हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 126 तो दिया हुआ था, तो ये हो गया 126 डिग्री, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GED। रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल AGE की वैल्यू ही हमारी 126 डिग्री होगी। एक चीज़ तो पता चल गई, अब ढूंढना है GE और F, यानी ये वाला एंगल। तो अगर मैं अगेन ध्यान से देखूं, ये वाले एंगल में पूरा 126 है, 126 में से इतना पार्ट 90 है, बाकी बचा पार्ट ही तो जो मुझे है वो ढूंढना है। तो मैं सिंपली मैं क्या कह सकता, यानी समझो यहाँ पे ये पूरा एंगल है 126, इतना पार्ट 90 है, तो पूरे में से इतना निकाल दूं तो जो ढूंढना है वो मिल जाएगा। पूरे में से दिया हुआ निकाल दूं तो ये जो बाकी बचा पार्ट है वो मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल GED इज इक्वल टू 126, ये गिवन है। GED को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, ये GED एंगल, एक तो GEF और FED। एंगल GEF प्लस एंगल FED, ये हो गया आपका 126, जिसमें से ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 126, ये 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो एंगल GEF की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 36 डिग्री। ये 90 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। वेरी सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा। अब FGE मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। देखो ये हमने स्टार्टिंग में ही ढूंढा 126 डिग्री, तो ये ढूंढना तो यार चुटकियों का खेल है, चुटकियों का खेल। FGE कितना होगा, लीनियर पैर लगा दो 180, 180 में से ये 126 निकाल दो, बाकी बचा आपका FGE। तो एंगल FGE कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दो क्या आएगा। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। लिखो क्वेश्चन 2 FGE इज इक्वल टू, मेरे को बताओ फटाफट। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है ना, उस कंसेप्ट को यूज करने लायक बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपकी स्कूल में बनेंगे फॉर श्योर। तो कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। वैसे तो यहाँ पे हिंट में दे दिया है, बट एग्जाम में जरूरी नहीं है ना, मैथ्स के टीचर तो वैसे ही जल्लाद होते हैं, हिंट तो नहीं देंगे फॉर श्योर। तो यहाँ पर हिंट आपको नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, हिंट में क्या दिया हुआ है, लाइन पैरेलल टू ST, यानी ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल दी हुई है, इनके आपस में पैरेलल एक और लाइन बनाओ जो R से पास हो, राइट। एक ऐसी लाइन, नाम इनको दे देते हैं A और B, ठीक है। ये पैरेलल लाइन हमने बना ली। अब दिया क्या हुआ है, ये हमको 110 डिग्री दिया हुआ है, ये हमको 130 डिग्री दिया हुआ है, और वैल्यू पूछी है इस एंगल की, कोई लेना देना ही नहीं है। तो ढूंढेंगे कैसे, वेरी सिंपल। आपको ये तो पता है ना एक स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल होता है ना, स्ट्रेट लाइन का कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से ये दो अगर मैं ढूंढ लूं और फिर 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो पूछा गया है QRS वो मिल जाएगा। तो पहले ये नीचे की दोनों एंगल ढूंढूं कैसे, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ इतने फिगर को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये दोनों क्या है, पैरेलल, पैरेलल को टच करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल के अंदर ट्रांसवर्सल के सेम साइड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट बताई थी, एकदम लास्ट, को इंटीरियर एंगल्स, दैट इज दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एंगल PQR प्लस एंगल QRA इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जिनको ये लग रहा हो कि सर ये आपने उल्टा देयरफॉर क्यों बनाया है, तो ये उल्टा देयरफॉर नहीं होता। हाँ, देयरफॉर जरूर ऐसा होता है, बट ये जो उल्टा फॉर्म में है इसे बिकॉज बोलते हैं। तो बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऐसा, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी है हमने यहाँ पे। सो अब इसकी वैल्यू तो 110 डिग्री दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें ढूंढना है। तो QRA मुझे मिल जाएगा, 110 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो QRA विल बी 70 डिग्री,
ठीक है ना, ये मुझे कितना मिल गया, ये एंगल 70 डिग्री। सेम लॉजिक से मैं इस साइड का ये एंगल भी ढूंढूंगा, एस आर बी, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी 180 डिग्री होगा। रीजन विल बी सेम, को इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू 130, ये 130 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो एस आर बी की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। अब देखो ये 70 मिल गई, ये 50 मिल गई, कितनी मिल गई, 50 डिग्री। अब ये एंगल बचता है, वो ढूंढना है। बहुत सिंपल, पूरे 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो ना, हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180। ठीक है ना, लीनियर पैर बन रहा है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू हमने 70 ढूंढी, इसकी वैल्यू ढूंढना मकसद है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री। तो ये 70 और 50 हो गया आपका 120, 120 उधर चला जाएगा, तो क्यू आर एस कैसे मिल जाएगा, 180 माइनस 120। सो एंगल क्यू आर एस कितना मिल जाएगा मुझे, 60 डिग्री। दैट्स हाउ यू फाइंड दिस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आराम से वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो एक एक स्टेप क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पैरेलल लाइन वाला जो हिंट है ना, ये जो किया है, ये कई तरह तरह के सम्स में यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, लल्लू पंजू सम है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। एक्स तो मैं सीधा आंख बंद करके सीधा 50 डिग्री बता सकता हूँ, मतलब पहले तो मैंने देखा था फिगर। अब ये और ये अगर पैरेलल है तो एक इस तरफ इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब कई बच्चों को कई बार लगता है y और 127 भी तो इक्वल होगा। ना मुन्ना ना, मैंने बताया था अगर ट्रांसवर्सल ये है तो यहाँ से यहाँ 127 है, तो ट्रांसवर्सल से लेके पूरा पैरेलल लाइन तक इक्वल होता है। इसी लॉजिक से मैं कह सकता हूँ एंगल पूरा ए पी आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर डी। रीजन हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो ए पी आर है, ए पी आर, ये पूरा दो चीज़ों से मिलकर बना है, यानी 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। सो 50 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 77 डिग्री, 77। वेरी सिंपल। दूसरी चीज़ x ढूंढना है, तो ये तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। सो यहाँ पर ए पी क्यू मेरा 50 डिग्री है, पी क्यू आर मेरा x है, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। कई बच्चे हो सकता है क्वेश्चन आए कि 50 इज इक्वल टू x आ चुका था, तो x इज इक्वल टू 50 ऐसा लिखा क्यों। एक जनरल नोशन है मैथमेटिकली, आप जो भी चीज़ फाइंड करते हो वो लेफ्ट साइड लिखी जाती है, तो बस लिख दिया लेफ्ट साइड और कुछ नहीं। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री और y इज इक्वल टू 77 डिग्री, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा सम था ये। नेक्स्ट, ओहो दिस, यू नो, जब मैं क्लास 11 में था तब हमारी बुक में, गुजरात बोर्ड में एक स्टेटमेंट था, फिजिक्स इज कॉल्ड किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज कॉल्ड क्वीन ऑफ साइंस। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स बहुत इंटर रिलेटेड है। देखो यहाँ मैथ्स, फिजिक्स में तो मैथ्स पढ़ा ही होगा आपने, अगर मोशन चैप्टर पढ़ लिया है तो फिजिक्स में तो मैथ्स देख लिया, अब मैथ्स में भी फिजिक्स देख लो यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिगर है जिसमें पी क्यू आर एस दो मिरर्स है जो दोनों पैरेलल है, और इंसिडेंट रे ए पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके इस जो दूसरा मिरर है उस पे स्ट्राइक होके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ इस तरह का सिनेरियो हमें दिया हुआ है। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम लोगों ने पिछले साल अगर पढ़ाई की है तो ये पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मैं बनाऊँ एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन, जिसे अगर पढ़ाई की तो अगेन नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ही नहीं बन रही, और सेम परपेंडिकुलर लाइन इस तरह की, ठीक है ना, ऐसा तो मैंने बना लिया, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। याद रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हो तो वो आपस में भी पैरेलल होती है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, नाम दे देते हैं इनको बी पी और सी क्यू, ठीक है ना, बी पी और सी
क्यू। एंगल यहाँ बन रहा है लेट्स से 1, यहाँ बन रहा है 2, यहाँ बन रहा है 3 और यहाँ बन रहा है 4। आप ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं क्या कैसे करेंगे हम, राइट। ये याद रखना, अगेन अभी जस्ट मैंने बताया, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर परपेंडिकुलर लाइंस बनाई जाए तो वो आपस में पैरेलल होगी, ठीक है ना। या बाई कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप कंस्ट्रक्शन में, बी पी एंड सी क्यू सच दैट बी पी पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है ना। दो चीज हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, बीपी लाइन बनाई और सी क्यू लाइन बनाई, वो भी इस हिसाब से बनाई कि दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखते हैं हम मुद्दे की बात। हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। दोनों का रीजन आपने पढ़ाई की है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधा सीधा ये लॉजिक लग गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है, तो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, ठीक है। अब दूसरी बात, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पैरेलल लाइंस हमेशा ऐसे हो जरूरी नहीं है, आपकी दो पैरेलल लाइंस ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे भी हो सकती है। तो ये दोनों जो मेरी पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में आपस में एक ऐसा ट्रांसवर्सल है और ये एंगल और मेरा ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है ना। तो उस लॉजिक से मेरा 2 और 3 आपस में इक्वल होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू 4। चारों ही आपस में बराबर है। तो अगर चारों आपस में बराबर है तो दो दो का सम जो है वो आपस में इक्वल होगा। और 1 और 2 को अगर इंक्लूड कर दूं तो ये मेरा पूरा एबीसी एंगल बन जाता है। और 3 और 4 को इंक्लूड कर दूं, ये 3 है, 3 और 4 को इंक्लूड कर दूं तो ये मेरा पूरा बीसीडी बन जाता है। तो यानी ये पूरा एंगल, यानी ऐसा कुछ हो रहा है, देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही दिख रहे हैं मेरे को। तो उल्टी प्रॉपर्टी भी वैलिड होती है, अगर दो लाइंस पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल। इससे बोला जाता है कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टी चीज को मैं सही गिन रहा, मतलब उल्टी चीज को भी मैं वैलिड गिन रहा हूं, राइट। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या आएगा, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वापस ये चीज समझा देता हूं एक बार। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या कहता है, लाइंस पैरेलल, लाइंस पैरेलल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। कन्वर्स क्या कहता है, लाइंस पैरेलल, ठीक है ना। कन्वर्स क्या कहता है, एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल, ठीक है ना। ये फर्क है दोनों में, कन्वर्स हुआ ये, राइट। तो यही लॉजिक हमने लगाया यहां पर, देख सकते हो आप। हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो मैं लाइंस पैरेलल कंक्लूड कर सकता हूं, जो कि मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस जो है ए बी और सी डी वो आपस में पैरेलल होगी। दैट्स हाउ यू डू दिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। स्कूल एग्जाम्स में पूछने के चांसेस होते हैं, इतना मान के चलना। सो यहां पर हाँ डन, 5 ही क्वेश्चन थे। यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, यहाँ पर चैप्टर भी एक तरीके से एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये सारी क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए हैं, बहुत इजी थे, बहुत मज़ेदार थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।